मक्की दुनिया और अंधेरा कोना। शहर के उस पॉश इलाके की सड़कें दूधिया रोशनी से नहाई हुई थीं। शिखर आईएएस एकेडमी का कांच का चमकता हुआ गेट किसी महल के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी, जिनसे उतरते हुए छात्र ब्रांडेड कपड़े और हाथ में महंगे टैबलेट लिए अंदर जा रहे थे। उसी भीड़ के एक कोने में आर्यन खड़ा था। उसके कुर्ते की आस्तीन फटी हुई थी और उसकी पुरानी चप्पलों पर उसके गांव की मिट्टी की परत जमी थी। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था, जिसमें कुछ पुरानी किताबें और पिता के खून पसीने की कमाई से बचाए गए 500 रुपए थे। वो बस एक बार अंदर जाकर ये पूछना चाहता था कि क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जिससे उसे थोड़े नोट्स मिल सके। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, गार्ड ने उसे किसी आवारा की तरह धक्का देकर पीछे कर दिया। शोर सुनकर एकेडमी का मैनेजर मिस्टर खन्ना बाहर आए। अपनी सुनहरी घड़ी को ठीक करते हुए उन्होंने आर्यन को घृणा से देखा। क्या चाहिए? खन्ना ने कड़क आवाज में पूछा। सर, मैं डेमो क्लास देखना चाहता था। मैं बहुत मेहनत करूंगा, आर्यन ने डबडबाई आंखों से कहा। खन्ना जोर से हंसे और उनके पीछे खड़े अमीर छात्रों का झुंड भी ठहाके लगाने लगा। खन्ना ने आर्यन के फटे थैले को उंगली से छूते हुए कहा, बेटा, ये अफसरों की फैक्ट्री है। यहाँ बैठने के लिए जो संस्कार और स्टैंडर्ड चाहिए वो तेरे खानदान में किसी के पास नहीं होंगे। अफसर बनने के सपने देखना छोड़ और जा सामने वाले ढाबे पर बर्तन मांजने का काम ढूंढ, शायद कुछ दिन की रोटी मिल जाए। आर्यन का शरीर कांप उठा। अपमान की वो आग उसके कानों को गर्म कर रही थी। वो बिना कुछ कहे मुड़ा, लेकिन मन ही मन उसने एक प्रतिज्ञा की, आज मेरी गरीबी मेरा परिचय है, कल मेरी वर्दी मेरा जवाब होगी। अधों का संसार। आर्यन का घर शहर के उस हिस्से में था जहां नगर निगम की गाड़ियां भी आने से कतराती थीं। एक छोटा सा कमरा जिसमें रसोई भी थी और बिस्तर भी। उसके पिता रामदीन दिन भर रिक्शा चलाकर जब रात को घर लौटते तो उनके पैर सूज चुके होते थे। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? रामदीन ने खांसते हुए पूछा। आर्यन ने मुस्कुराकर झूठ बोल दिया, बहुत अच्छी बाबूजी। आज एकेडमी वालों ने कहा कि मैं बहुत आगे जाऊंगा। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को पता चले कि जिस दुनिया को वो हसरत से देखते हैं उसने उनके बेटे को दुत्कार दिया है। उस रात आर्यन सो नहीं सका। वो छत के उस छेद को देखता रहा जिससे चांद की रोशनी छनकर आ रही थी। उसने तय किया कि वो अब किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रहेगा। उसने पास की एक लाइब्रेरी में रात की सफाई का काम पकड़ लिया ताकि वो दिन भर वहां बैठकर पढ़ सके। का दौर अगले 3 साल आर्यन के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसका शेड्यूल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुबह 4 बजे 7 बजे घर घर जाकर अखबार बांटना। सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे लाइब्रेरी की एक पुरानी मेज पर बैठकर खुद के नोट्स बनाना। शाम 4 बजे रात 9 बजे पास के चौराहे पर चाय की दुकान में मदद करना। रात 10 बजे 2 बजे लालटेन की मध्यम रोशनी में इतिहास और भूगोल के पन्नों को आत्मसात करना। सर्दियों की रातों में जब हाथ कांपते थे तो वो चाय की दुकान से लाए हुए गर्म गिलास को छूकर अपनी उंगलियों को सेंकता था। गर्मियों में बिजली कटने पर वो पसीने से भीग जाता, लेकिन उसकी नजरें किताब से नहीं हटती थीं। पड़ोसी अक्सर ताने मारते, रामदीन, लड़के को काम पर लगाओ। ये अफसर नहीं बनेगा, बस जवानी बर्बाद कर रहा है। लेकिन आर्यन के कानों में खन्ना के वो शब्द गूंजते थे, जा ढाबे पर बर्तन मांज। यही शब्द उसके लिए ईंधन का काम करते थे। पहली असफलता और समाज का प्रहार। चौथे साल में आर्यन ने अपना पहला प्रयास अटेम्प्ट दिया। वो प्रीलिम्स तो निकाल ले गया, लेकिन मेंस में कुछ अंकों से रह गया। यह खबर फैलते ही जैसे गिद्धों को मौका मिल गया। कहा था ना, ये बड़े लोगों का खेल है, एक पड़ोसी ने रामदीन से कहा। आर्यन टूट चुका था। उसे लगा शायद खन्ना सही था, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब बीज जमीन के नीचे दबता है तभी वो पेड़ बनता है। तू अभी दब रहा है, मिटा नहीं है। आर्यन फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली। उसने उन विषयों पर ध्यान दिया जहां वो कमजोर था। उसने अपनी दीवारों पर डेल BSNAA IAS ट्रेनिंग एकेडमी की तस्वीर लगा दी। अध्याय 5 इतिहास का उदय। परीक्षा का वो दिन फिर आया। इस बार आर्यन शांत था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान। इंटरव्यू के दौरान पैनल के एक सदस्य ने पूछा, आर्यन, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, आपके पिता रिक्शा चलाते हैं, आपको क्यों लगता है कि आप एक जिले को संभाल पाएंगे? आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, जिसने धूप में जलना सीखा हो वही छांव की कीमत जानता है। मैंने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा, उसे जिया है। मैं जिला इसलिए संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिले के सबसे आखिरी आदमी की तकलीफ क्या होती है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। इंटरनेट कैफे के बाहर लंबी लाइन थी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला।
AR-12, ऑल इंडिया रैंक 12। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भागकर अपने पिता के पैर छुए। पूरा मोहल्ला, जो कल तक ताने मारता था, आज ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर के बाहर खड़ा था। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नियति ने उसे उसी शहर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भेजा। चार्ज संभालते ही उसने उन संस्थाओं का मुआयना करने का फैसला किया जो शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रही थीं। एक सुबह सरकारी लाव लश्कर के साथ आर्यन शिखर IAS एकेडमी के सामने पहुंचा। सायरन की आवाज सुनकर खन्ना बदहवास होकर बाहर आए। उन्हें लगा कि शायद कोई टैक्स चोरी का छापा पड़ा है। आर्यन गाड़ी से उतरा। वही कद काठी, लेकिन आज उस पर सिलाई की हुई वर्दी और रौब था। खन्ना हाथ जोड़कर झुक गए। जय हिंद सर। आइए सर, आपके स्वागत में हमने पलकें बिछाई हैं। आर्यन रुका। उसने अपनी जेब से एक पुराना फटा हुआ 500 का नोट निकाला। वही नोट जो खन्ना ने सालों पहले ठुकरा दिया था। खन्ना जी, पहचानिए, ये वही नोट है जिसकी औकात आपके हिसाब से इस एकेडमी के लायक नहीं थी। खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी यादों के धुंधलके से वो फटी चप्पल वाला लड़का बाहर निकल आया। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं यहाँ आपका लाइसेंस रद्द करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ ये संदेश देने आया हूँ कि शिक्षा किसी की जागीर नहीं है। आज से आपकी एकेडमी के 25% सीटों पर गरीब और मेधावी छात्र मुफ्त में पढ़ेंगे। अगर मुझे एक भी शिकायत मिली कि किसी छात्र को उसके कपड़ों या गरीबी की वजह से दुत्कारा गया है, तो इस बिल्डिंग पर ताला लगाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। खन्ना की आंखें शर्म से झुक गईं। आर्यन अपनी गाड़ी की ओर मुड़ा, लेकिन रुककर बोला, और हाँ, उस दिन आपने कहा था कि मैं ढाबे पर काम ढूंढूं। आज मैं उस ढाबे को गोद ले रहा हूं ताकि वहां काम करने वाले बच्चे शाम को स्कूल जा सकें। उपसंहार। आर्यन की गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, दूर सड़क पर उसके पिता अपना रिक्शा रोककर गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। आर्यन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा और सबके सामने अपने पिता को सैल्यूट किया। शहर की दीवारों पर लगे पोस्टरों पर अब आर्यन की तस्वीर थी। वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन हजारों करोड़ों युवाओं के लिए एक उम्मीद था जो गरीबी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। पर सवाल उठाएं तो शांत रहकर अपनी सफलता को इतनी बड़ी बना लें कि उनका अस्तित्व छोटा पड़ जाए। अपमान सबसे बड़ा मोटिवेशन है, अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए।